हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जो वीडियो देख रहे हैं सबको मेरी तरफ से वार्म विश। आप कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। तो फ्रेंड्स, आज अपने रेजोल्यूशन को एक बार फिर से दोहराते हुए जो है हमारा नेट जेआरएफ जून 2022, हम अपने जर्नी को एक और कदम आगे बढ़ाते हैं। तो आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं इस लेक्चर में, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। बहुत इंटरेस्टिंग है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, और इसमें से श्योरली एक या दो क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में हर साल पूछे ही जाते हैं। सो फ्रेंड्स, मेरे साथ बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा एंड अपनी जेआरएफ की जर्नी को सक्सेसफुल बनाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। इसको समझेंगे पर बिल्कुल सिंपल अंदाज में। रीजनल मतलब क्षेत्रीय, रीजनल मतलब क्षेत्रीय। तो रीजनल का मतलब है क्षेत्रीय, इकोनॉमिक मतलब आर्थिक, और इंटीग्रेशन मतलब संगठन। तो इन तीन वर्ड से ही हम इसके मीनिंग को डिराइव करेंगे। रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन यानी कि जो पास के एक रीजन में पास की कंट्रीज है, मतलब पड़ोसी देश, वो क्या करते हैं, वो मिलके एक ग्रुप बना लेते हैं। किस लिए बना लेते हैं? फॉर द प्रमोशन ऑफ द इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ देयर इकोनॉमी, मतलब कि अपने आर्थिक पक्ष को मजबूत करने के लिए, अपने बीच में ट्रेड को बढ़ाने के लिए, और जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं सभी के वेलफेयर के लिए वो मिलके इकट्ठा मिलके एक्टिविटीज करते हैं। सो दिस इज योर रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। तो इसमें हम अक्सर नाम सुनते हैं, दिस इज योर साफ्टा। ये क्या है? ये सार्क नेशन का एक ग्रुप है जिसके आपके 8 कंट्रीज आते हैं। इसके बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं। फिर आपका आता है यूएसएमसीए, जिसमें आपके 3 कंट्रीज आते हैं, जिसको पहले बोला जाता था नाफ्टा। ये क्या है? ये रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है यूएस, मेक्सिको एंड कनाडा का। फिर आपका आता है मर्कोसुर है, आपका आरपीईसी है। तो ये सब क्या है? ये आपके रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है, यानी कि जो पास के देश हैं उन्होंने अपने ग्रुप बना लिए हैं और उन्होंने डिसाइड किया कि हम अपने बीच में जितने भी ट्रेड बैरियर है उनको पहले कम करेंगे और धीरे धीरे उनको खत्म कर देंगे, सो दैट कि उन लोगों के, उन मेंबर्स के बीच में ट्रेड का और सब सेक्टर ऑफ प्रोडक्शन है और उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज है उनको इंटीग्रेट किया जा सके और उस इंटीग्रेशन का बेनिफिट सब मेंबर कंट्रीज को मिल सके। सो आई होप फ्रेंड्स आपको ये क्लियर होगा कि रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या है। सो अभी आगे बढ़ते हैं, इसकी मीनिंग को एक बार रीड करते हैं। रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन कैन बेस्ट बी डिफाइंड एज एन एग्रीमेंट between group of countries in a geographic region to reduce and ultimately remove tariff and non-tariff barriers to the free flow of the goods, services and factor of production between each other। तो ज्यादा घबराइएगा मत, बहुत लंबी डेफिनेशन नहीं है, इसको हम ब्रेक कर करके समझेंगे। सो रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ये क्या है? दिस इज एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट किसके बीच में? दिस इज एन एग्रीमेंट बिटवीन ग्रुप ऑफ कंट्रीज, बिटवीन ग्रुप ऑफ कंट्रीज यानी दो या दो से ज्यादा कंट्रीज मिलके। कहाँ की कंट्रीज? इन ए जियोग्राफिकल रीजन, यानी कि जो एक सिमिलर रीजन में होती है, चाहे वो साउथ एशिया है, साउथ लाइक हम बोलेंगे कि साउथ ईस्ट अमेरिकन कंट्रीज हैं, यूरोप की कुछ कंट्रीज हैं जो एक ही एरिया में है, पास है, यानी कि नेबरिंग कंट्रीज हैं। वो इसलिए करती हैं ये टू रिड्यूस एंड अल्टीमेटली रिमूव टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर। टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर को हम प्रीवियस क्लासेस में डिटेल में पढ़ चुके हैं, उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, सो दैट आप उसके मीनिंग को एकदम अच्छे से समझ सके। तो यहाँ पे इनका पर्पज क्या है? अपने बीच में, कंट्रीज के बीच में जो टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स है उनको धीरे धीरे खत्म करना है। तो पहले वो रिड्यूस करेंगे उसको और फिर खत्म करेंगे। किस लिए? to the free flow of goods, services
एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बिटवीन ईच अदर, so that उनके बीच में गुड्स का, सर्विसेज का एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का फ्री फ्लो हो सके। आपको पता है 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है हमारे पास, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। गुड्स आपको पता है फिजिकल गुड्स की बात हो रही है, सर्विसेज आपको पता है इनविजिबल गुड्स की बात हो रही है। सो ये क्या है, अल्टीमेटली दिस इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द नेबरिंग कंट्रीज। किस लिए? टू रिड्यूस द टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स। किस लिए? so that there can be a free flow of goods as well as services among them. Clear? I hope अब तो आपको ये मीनिंग क्लियर हो गया होगा। So economic integration is sometimes referred to as regional integration as it is often occur between the neighboring nation। इसको हम अक्सर यहाँ पे रीजनल इंटीग्रेशन भी बोलते हैं। इसको कई बार इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बोला जाता है, कई बार रीजनल इंटीग्रेशन बोला जाता है। सो डोंट गेट कंफ्यूज, अगर आपको रीजनल या इकोनॉमिक इंटीग्रेशन दिया है तो दे हैव द सेम मीनिंग। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। नाफ्टा है, नाफ्टा क्या है आपका? नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, एन एग्रीमेंट अमंग द यूएसए, कनाडा एंड मैक्सिको। यानी कि 3 कंट्रीज के बीच में उन्होंने एक अपना ग्रुप बनाया, उसको नाम दिया नाफ्टा। तो ये 1994 में बनाया गया था और 2018 में नाफ्टा को रिप्लेस कर दिया है यहाँ पर यूएसएमसीए ने। ये नाफ्टा रिप्लेस हो गया है यूएसएमसीए, ये बन गया आपका यूएसएमसीए 2018 में। इसी तरह से आपका आता है ईयू, यूरोपियन यूनियन इज अ ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन द, ये यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे 15 नहीं है, ये 27 यूरोपियन कंट्रीज है। पहले ये 28 होता था, बाद में यूके ने अपनी मेंबरशिप 2020 में इससे विड्रॉ कर ली, तो अब इसके पास 27 मेंबर कंट्रीज है। फिर आपका आता है अपेक है, ये सिर्फ एग्जांपल के लिए, एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन फोरम, ये नाफ्टा प्लस जापान और चाइना का ग्रुप है। सो ये क्या किस लिए बनाए गए हैं? ये ट्रेड बैरियर को पहले रिड्यूस करने के लिए और फिर अल्टीमेटली ट्रेड बैरियर को खत्म करने के लिए बनाया गया, सो दैट इनके बीच में फ्री फ्लो हो सके गुड्स, सर्विसेज एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का। सो फ्रेंड, आई होप ये आपको मीनिंग यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। नाउ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का एम क्या है? सो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एम्स टू रिड्यूस कॉस्ट फॉर बोथ कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स। तो हमें पता है कि हम इतना तामझाम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उसका पर्पस तो हमें पता होना चाहिए ना। तो इसका पर्पस है मेनली यहाँ पे हमें कॉस्ट को रिड्यूस करना है। कॉस्ट कैसे रिड्यूस होगी? जब सब मिलकर काम करेंगे तो डेफिनेटली उनके जो एक्सपेंसेस हैं वो कम हो जाते हैं, दे अचीव द इकोनॉमीज ऑफ द स्केल, उनका मार्केट का स्कोप बढ़ जाता है, डेफिनेटली दे कैन प्रोड्यूस इन द लार्ज अमाउंट। और जब कोई इकोनॉमी लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस करती है तो उसको इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलती हैं। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब क्या है कि आपकी पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होने लगती है। तो यहाँ पे जो रिड्यूस कॉस्ट का बेनिफिट है वो प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर को सबको मिलता है। फिर आपका आता है नेक्स्ट, इंक्रीज ट्रेड बिटवीन द कंट्रीज इन्वॉल्व इन द एग्रीमेंट। मतलब जो जो कंट्रीज इस ट्रेड में इन्वॉल्व है, यानी कि इस ये एक ट्रेड ब्लॉक बना लेती हैं। रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का मतलब है वो एक ट्रेड ब्लॉक बना लेती है। सपोज इसमें यहाँ पे 4 कंट्रीज हैं, तो इन 4 कंट्रीज के बीच में अगर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होता है तो इनके बीच में फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है, तो इनका अल्टीमेटली जो ट्रेड है वो इंक्रीज होता है। सो आई होप इसका एम आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, कमिंग टू द लेवल ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। सो प्लीज ध्यान से समझिएगा इसको, एंड आई रिक्वेस्ट कि अपने आप पेपर पेन पे अपने खुद के नोट अपने हाथ से बनाएंगे तो आपको रिटेंशन में भी बहुत हेल्प होगी। सो इसके 5 लेवल है जनरली, लेकिन ये शुरू होता है यहाँ से 6th लेवल से। तो ये जब नॉर्मली हम लोग पढ़ते हैं, आपके सामने कभी भी आ सकता है, इसको बोलते हैं PFA। PFA मतलब प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट क्या है इसमें मेंशन नहीं है, मैं आपको वैसे बता देती हूँ। प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट क्या है कि 2 कंट्रीज मिलकर या 2 से ज्यादा कंट्रीज मिलकर वो अपने बीच में एग्रीमेंट करती हैं। एग्रीमेंट किस लिए? कि वो एक दूसरे को कुछ गुड्स एंड सर्विसेज रिड्यूस टैरिफ पे शेयर करेंगी। यानी कि इसका लेवल क्या है, इसका स्कोप छोटा सा है, इसमें सब गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ पे इंक्लूड नहीं होती है कि 2 कंट्री या 2 से ज्यादा कंट्री जो इन्वॉल्व हुई है वो सिर्फ कुछ ही गुड्स या सर्विसेज पे छूट देती हैं।
बाकी गुड्स एंड सर्विसेज पे उनके टैरिफ के रेट्स वैसे ही रहते हैं. सो दिस इज कॉल्ड योर प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट. नेक्स्ट आपका आता है फ्री ट्रेड. फ्री ट्रेड का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया है. फ्री ट्रेड बिटवीन मेंबर्स नाफ्टा, मर्कोसुर, एशियन. इसके एग्जांपल हैं एशियन ने पार्शली फ्री ट्रेड को अडॉप्ट किया. इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे. एक बार जस्ट आपको ओवरव्यू देने के लिए मैंने ये डायग्राम यहाँ पे बनाया है. फिर आपका आता है उससे नेक्स्ट लेवल आपका कस्टम यूनियन. कस्टम यूनियन में क्या होगा, फ्री ट्रेड से और थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है. फिर आपका आता है कॉमन मार्केट, फिर आपका आता है इकोनॉमिक यूनियन, फिर आपका आता है पॉलिटिकल यूनियन. तो जैसे जैसे ये आप नाम सुन रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का लेवल बढ़ता जाता है. जैसे जैसे इसका लेवल बढ़ता है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती जाती है. जैसे जैसे लेवल ऑफ इंटीग्रेशन बढ़ता है तो आपकी चीजें उनको मैनेज करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता जाता है. तो इसको एक बार हम डिटेल में स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले आता है प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट. प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट क्या है, कंट्रीज गिविंग रेसिप्रोकल कंपनसेशन. सो रेसिप्रोकल मतलब अगर दो कंट्रीज यहाँ पे इन्वॉल्व है, सपोज ए कंट्री एंड द बी कंट्री, ए कंट्री एंड बी कंट्री. तो रेसिप्रोकल मतलब अगर ए ने बी को कोई कंसेशन दिया है तो बी भी ए को वही कंसेशन देती है. यानी कि ए ने बी को कंसेशन दिया कैपिटल गुड्स पे तो बी ने ए को कंसेशन दिया कंज्यूमर गुड्स पे. यानी कि बदले में एक दूसरे को वो कंसेशन प्रोवाइड करती है. कंसेशन किस पे, टैरिफ पे, जो टैक्स वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे लगाते हैं उस पे. ऑफन कंट्रीज ऑलरेडी लिंक्ड क्लोजली. यानी कि इसमें वही कंट्रीज एंटर करेंगी प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट में जो पहले से एक दूसरे के साथ क्लोजली लिंक है. लिंक्ड इन द वे ऑफ उनके बीच में ट्रेड का एक्सचेंज पहले से ही काफी हो रहा है. समटाइम्स फॉर स्पेसिफिक गुड्स. यानी कि ये जो प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है ये मोस्टली इसमें सिर्फ कुछ ही गुड्स कवर होती है, इसमें सब गुड्स एंड सर्विसेज को कवर नहीं किया जाता है. सो इसका एग्जांपल है यूएस कनाडा ऑटो पैक्ट. अभी आपने बात सुनी, हमने डिस्कशन किया नाफ्टा का, जिसका नाम अब बदलकर हो गया है USMCA. सो मैक्सिको के एंटर करने से पहले यूएस और कनाडा के बीच में जो एग्रीमेंट था, जो इंटीग्रेशन था, वो था आपका प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट. और जैसे ही मैक्सिको इसमें एंटर हुआ तो उसका फॉर्म चेंज हो गया, वो अभी हम पढ़ेंगे. फिर आपका आता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट. फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या है, फ्री ट्रेड एरिया भी इसको बोलते हैं. तो इसमें क्या है, वेरी लो इंटरनल टैरिफ बैरियर्स. यानी कि मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाती हूँ. दो देश हैं ए एंड बी, दो देश हैं ए एंड बी. इन दोनों ने एक ट्रेड ब्लॉक बनाया, इंटीग्रेशन किया. तो इन दोनों के बीच में जो टैरिफ है वो है 0%. क्लियर, एक पॉइंट हमें क्लियर हो गया है. वेरी लो इंटरनल ट्रेड बैरियर, ठीक है. और एम्स टू एलिमिनेट ऑल ट्रेड रेस्ट्रिक्शन. तो हमने मान लिया इन्होंने सारे ट्रेड रेस्ट्रिक्शन को रिमूव कर दिया है और अब इनके बीच में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. ये 0% ड्यूटी पे अपने सामान को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं दूसरे के साथ. नाउ एक कंट्री है सी जो कि इस ट्रेड ब्लॉक का पार्ट नहीं है. Now these countries are free to imply and or impose any rate. जो बाहर की कंट्री है उस पे ये टैरिफ का कोई भी रेट चार्ज कर सकती है. तो सपोज ए चार्ज करता है इससे 10% टैरिफ रेट और बी चार्ज करता है 20% टैरिफ रेट. तो हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, सबसे पहले कि ये अपने बीच में जो ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस उनको रिड्यूस करती हैं और अल्टीमेटली उनको रिमूव करने की कोशिश करती हैं. और जो बाहर के नेशंस हैं उनके लिए ये कोई भी कस्टम, कोई भी टैरिफ की ड्यूटी लगाने के लिए फ्री है. यानी कि ए की मर्जी है वो सी से 10% चार्ज करे या 20% चार्ज करे. बी की मर्जी है कि वो सी कंट्री से 10% या 20%, 30%, एनी अमाउंट. इसमें इन दोनों का कोई इंटरफेयर नहीं है कि आप बाहर के देशों से कितना चार्ज कर रहे हैं, कितना टैरिफ लगा रहे हैं, क्या टैक्सेस लगा रहे हैं. सो इसका एग्जाम्पल है आपका नाफ्टा. नाफ्टा क्या है, नाफ्टा इज अ ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन 3 नेशन. ये हमने पढ़ा कौन कौन से नेशन है इसमें, यूएस, मैक्सिको एंड कनाडा. फिर आपका आता है साफ्टा. साफ्टा इज द
साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया इज अ ग्रुप ऑफ 8 कंट्रीज। कौन कौन सी? इसमें हमारा इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मालदीव, नेपाल, भूटान। क्लियर? इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि आपका सिलेबस का पार्ट है, तो इसके लिए मैं एक अलग सा वीडियो बनाने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स, अभी के लिए हमें इतना ही समझना जरूरी है कि कौन सा एग्रीमेंट किस इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के अंडर आता है। तो अगर फ्री ट्रेड की बात करेंगे तो आपका आएगा नाफ्टा, साफ्टा, ईएफटीए, यूरोपियन फ्री ट्रेड एरिया। यूरोपियन फ्री ट्रेड एरिया में 4 यूरोपियन स्टेट्स इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन से हैं वो? इसमें आता है आपका आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड एंड लिechtenstein। तो ये 4 कंट्रीज का मिलके आपको बना है EFTA। So these are all examples of free trade area और free trade agreement। इससे नेक्स्ट लेवल पे जब हम बात करेंगे तो आता है आपका कस्टम यूनियन। कस्टम, जैसे जैसे एक लेवल हम आगे बढ़ते हैं उसमें एक इंक्रीज होता जाता है एक लेवल, और जो पहले वाला लेवल है उसकी सब कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें ऑलरेडी इन्वॉल्व होती हैं। सो अगर हम कस्टम यूनियन की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या आएगा? इट वुड हैव ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ FTA। इसमें ऑलरेडी FTA की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। ठीक है? FTA का मतलब क्या है कि वो अपने बीच में ट्रेड बैरियर्स को खत्म करने की कोशिश करती है और बाहर के लिए वो एक्सटर्नल पॉलिसी कोई भी अडॉप्ट करने के लिए फ्री होती है। प्लस, अभी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्लस कॉमन एक्सटर्नल पॉलिसी टुवर्ड नॉन मेंबर। यहाँ पे तो एक कंडीशन और लगा दी। इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। ए कंट्री है, बी कंट्री है, अपना ट्रेड ब्लॉक बनाया, फिर से वही उन्होंने 0% टैरिफ। क्लियर? अभी सी कंट्री है, ये कौन सा कंट्री है? ये एक्सटर्नल कंट्री है जो उनके ट्रेड ब्लॉक का पार्ट नहीं है। तो नाउ ए और बी वो आ गए अपने कस्टम यूनियन के अंडर। तो क्या करेंगे? इनको कॉमन एक्सटर्नल पॉलिसी अपनानी पड़ेगी। कॉमन मतलब कि बाहर के देशों के लिए जितना टैरिफ ए लगाएगा उतना ही बी लगाएगा, और अगर जितना टैरिफ हम सी से चार्ज कर रहे हैं उतना ही टैरिफ हम डी से, ई कंट्री से और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सबसे ही 10% ही टैरिफ चार्ज करेंगे। यानी कि किसी भी कंट्री से हो, हम बाहर से किसी भी कंट्री के अगर हमें टैरिफ लगाना है तो वो होगा सिर्फ और सिर्फ सेम। यानी कि अभी फॉर एग्जांपल हम लोग 10% का डिस्कशन कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप ये क्लियर होगा कस्टम यूनियन क्या है। कस्टम यूनियन इज व्हेन इट हैव ऑल द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जो प्रीवियस लेवल था, जो था आपका फ्री ट्रेड एरिया और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट प्लस कॉमन एक्सटर्नल पॉलिसी। यानी कि आप रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बाहर के किसी भी कंट्री से आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आप सेम टैरिफ चार्ज करोगे, चाहे वो इंडिया है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, यूएस है, यूके है। आपके ट्रेड ब्लॉक से जो भी बाहर की कंट्रीज हैं उनसे आप सेम अमाउंट चार्ज करते हैं। तो इसके एग्जांपल क्या क्या है? इसके आपके एग्जांपल हैं, एक मिनट, हाँ, इसका एग्जांपल आपका एनजीएन पैक्ट, कैरिकॉम। हमें इसके डीप में जाने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, हमें सिर्फ इतना ध्यान रखने की जरूरत है कि ये किसके अंडर आते हैं। अगर एनडीएन आता है, आपका कैरिकॉम आता है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये आपकी कस्टम यूनियन के अंडर आते हैं। नॉर्मली एनडीएन पैक्ट में क्या है? देयर आर 4 साउथ अमेरिकन कंट्रीज आर इन्वॉल्व है। कैरिकॉम में क्या है? यहाँ पे 5 कैरेबियन नेशंस आर इन्वॉल्व है। सॉरी। तो इससे ज्यादा हमें डीप में नहीं जाना है, हमें सिर्फ यही याद रखना है कि इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है। Next is your economic union. This is very important. Sorry. It have all the feature of free trade area or agreement, custom union and common market. I guess I missed the common market. Sorry friends, sorry about the interruption. So हम कंटिन्यू करते हैं एक बार फिर से कॉमन मार्केट से। कॉमन मार्केट विल हैव ऑल द फीचर ऑफ कस्टम यूनियन प्लस इट वुड हैव अ फीचर ऑफ फ्री फ्लो ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मतलब कि आपके 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, तो उन 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को ये अलाउ करती हैं कि इन इकोनॉमीज के बीच में, जिनके बीच में कॉमन मार्केट का एग्रीमेंट हुआ है, वो फ्री फ्लो को अलाउ करती है।
तो इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है हम एक बार वो समझ लेते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं मर्कोसुर, फिर है आपका CACM, EEC, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले हम समझ लेते हैं कि इसके फीचर्स क्या है। So it will help to achieve economies of scale and more efficient allocation of factor of production। यानी कि जब ये सारी इकोनॉमीज मिलती हैं उनके बीच में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का शेयरिंग होता है तो डेफिनेटली इट विल लाइक वेरी बेनिफिशियल इन अचीविंग द इकोनॉमीज ऑफ स्केल की सारी इकोनॉमीज एक बड़े लेवल पे प्रोडक्शन को कर सकती हैं। एंड सिमिलरली उनके बीच में जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनका एफिशिएंट एलोकेशन हो सकता है। यानी कि कोई कंट्री में अगर कोई रिसोर्स लाइक लेबर सस्ता है तो दूसरी इकोनॉमीज उसका बेनिफिट वहां से ले सकती है। कहीं पे कैपिटल सस्ता है तो वहां पे वो लोग कैपिटल वो चीप कैपिटल को अवेल कर सकते हैं। सो देयर कैन बी एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ द फैक्टर ऑफ रिसोर्सेज एज वेल एज कंज्यूमर आर बेनिफिट। क्यों? जैसे हमने पहले पढ़ा था कि रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का एम ही यही है कि जब आपकी कॉस्ट कम होती है तो आपके प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर को भी फायदा होता है। तो जब कंज्यूमर को कम प्राइस पे चीजें अवेलेबल होती हैं तो दे आर डेफिनेटली इन द बेनिफिट एंड उनको इंक्रीज वैरायटी भी मिलती है। सो ये सब आपको बेनिफिट हो रहा है कॉमन मार्केट होने की वजह से। इसमें कौन कौन से एग्रीमेंट हैं जो फेमस है जो हमें सुनने में आते हैं? तो फर्स्ट वन इज योर मर्कोसुर। मर्कोसुर क्या है? दिस इज द साउथ अमेरिकन ट्रेड ब्लॉक जिसमें आपकी 5 कंट्रीज आती हैं जो कि 1991 में बना था। इसमें आती है आपकी 5 कंट्री अर्जेंटीना, ब्राजील, पाराग्वे, अरगई, वेनेजुएला। फिर आपका आता है CACM, ये सेंट्रल अमेरिकन कॉमन मार्केट है। फिर आपका आता है यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, तो 1957 में बना था ये। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे इन द अपकमिंग लेक्चर। सो दिस इज ऑल आर कॉमन मार्केट एग्जांपल। सॉरी। सो मूविंग टू द नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक यूनियन। इकोनॉमिक यूनियन में क्या है? सारे फीचर फ्री ट्रेड के होंगे, कस्टम यूनियन के होंगे, कॉमन मार्केट के होंगे, प्लस यहाँ पे होगा आपका कॉमन मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी एंड कॉमन करेंसी में बी देयर। दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये हाईएस्ट लेवल का इंटीग्रेशन है। इसमें आपने सबसे जो फेमस एग्जाम्पल है वो है आपका यूरोपियन यूनियन। इसमें 28 मेंबर कंट्रीज हैं। अभी यूके ने इसमें से एग्जिट कर दिया है तो इसे 27 मेंबर कंट्रीज है। और इन 27 मेंबर कंट्रीज में इनका एक कॉमन ये करेंसी भी है जिसको यूरो करेंसी बोला जाता है, जिसको अडॉप्ट किया है आपके 19 कंट्रीज ने। तो यूरो करेंसी इज देयर और ये अपनी मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी को ये नेशन कंबाइन करते हैं सो दैट देयर कैन बी इंटीग्रेशन ऑफ देयर ऑल द रिसोर्सेज और उनके जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उन सब का यहाँ पे इंटीग्रेशन हो सकता है। और जो उनके देश की पॉलिसीज है लाइक टैक्सेशन से रिलेटेड पॉलिसीज हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग से रिलेटेड पॉलिसीज हैं, उन सबको ये एक साथ मिला देते हैं। सो दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट कम्स योर पॉलिटिकल इंटीग्रेशन, पॉलिटिकल यूनियन। दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटीग्रेशन। वैसे उसमें जो हमने लास्ट में जो कवर किया है लास्ट वाले 4th पार्ट में, उसमें हमने कवर किया कि दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। लेकिन इसमें सिर्फ इकोनॉमिक मोटिव इन्वॉल्व है, इसमें सोशल भी इन्वॉल्व है, इसमें आपका पॉलिटिकल भी इन्वॉल्व है। तो ऐसे देखा जाए तो ये हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटीग्रेशन। इसमें यहाँ पे क्या हो रहा है, जो डिफरेंट स्टेट डिफरेंट कंट्रीज इन्वॉल्व हैं वो अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं एंड दे ऑल बिकम अ पार्ट ऑफ सिंगल स्टेट। यानी कि इंडिविजुअल नेशंस लूज देयर आइडेंटिटी एंड कम्स अंडर अ सिंगल स्टेट। यानी कि यहाँ पे अगर 10 नेशन है, 20 नेशन है, 50 नेशंस है, वो सब अपनी अपनी आइडेंटिटी से नहीं पहचाने जाएंगे। वो जो मर्ज होकर एक सिंगल आइडेंटिटी बनेगा वो उनकी आइडेंटिफिकेशन होगी। सो अ सेंट्रल पॉलिटिकल apparatus कोऑर्डिनेट द इकोनॉमिक, सोशल, फॉरेन पॉलिसी ऑफ द मेंबर ऑफ नेशन। जो एक सब कंट्रीज को जिन्होंने इनको ज्वाइन किया है मर्ज होकर, ये जो एक सिंगल apparatus बना है, ये सब कंट्रीज के इकोनॉमिक, सोशल और फॉरेन
पॉलिसीज को हैंडल करता है। सो अभी तक ऐसा कोई पॉलिटिकल यूनियन एग्जिस्टेंस में नहीं है, यानी कि कोई भी लाइक ऐसा कुछ इंटीग्रेशन अभी तक एग्जिस्टेंस में नहीं है, ये सिर्फ अभी थ्योरेटिकल है। और दिस इज इवन नॉट सपोर्टेड बाय द EU एंड अदर इंटरनेशनल फॉर्म, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, दे आर नॉट इन द फेवर ऑफ दिस काइंड ऑफ इंटीग्रेशन, कि जहाँ पे आप अपनी आइडेंटिटी, अपनी सॉवर्जिनिटी को खोकर और अपने एक किसी एक सिंगल स्टेट के अंडर आते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द 5 लेवल ऑफ द इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। तो अभी हम क्विकली उनका एक रिवीजन लेंगे। सेक्टरल कॉर्पोरेशन को बोला जाता है, यहाँ पे सेक्टरल कॉर्पोरेशन को ही बोला जाएगा प्रेफरेंशियल फ्री एरिया और प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया। तो इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें हम कुछ ही पार्ट को अलाउ कर रहे हैं, कुछ ही गुड्स एंड सर्विसेज को अलाउ कर रहे हैं टैरिफ हटाने के लिए, उन पे टैरिफ की और टैक्सेस को कम करने के लिए। फिर आपका आता है फ्री ट्रेड, इसमें हम क्या कर रहे हैं, रिमूवल ऑफ इंटरनल कोटाज एंड टैरिफ। तो दो या दो से ज्यादा जितने भी देश हैं वो अपने बीच में कोटा को या तो कोटा और टैरिफ को कम कर देते हैं या धीरे धीरे रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट कम्स योर कस्टम्स यूनियन। कस्टम यूनियन में आपने अपने बीच में इंटरनल कोटा और टैरिफ को हटा दिया, प्लस आप यहाँ पे कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ लगाते हैं, जो हमने पढ़ा था अगर ए और बी कंट्रीज हैं वो बाहर के सभी देशों के लिए 10% की टैरिफ लगाएंगे। दिस वाज द एग्जांपल। फिर आपका आता है कॉमन मार्केट। कॉमन मार्केट में ये फीचर भी रहेगा, ये भी रहेगा, प्लस फ्री मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कि वहाँ पे आपके लैंड, लेबर एंड कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, यहाँ पे आप इन इकोनॉमीज के बीच में फ्रीली एक्सचेंज कर सकते हैं। फिर आपका आता है इकोनॉमिक यूनियन। इकोनॉमिक यूनियन में ये फीचर भी रहेगा, ये भी रहेगा, ये भी रहेगा, प्लस हार्मोनाइज्ड मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। फिर आपका आता है सुप्रा नेशनल यूनियन, या फिर इसको बोलते हैं पॉलिटिकल यूनियन। पॉलिटिकल यूनियन में ये सारे फीचर्स रहेंगे, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पॉलिसी। तो अभी तक ऐसा कुछ एग्जिस्टेंस में नहीं है, ऐसा कोई इंटीग्रेशन वर्ल्ड में कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं करता है। सो फ्रेंड, दिस वाज ऑल अबाउट द 5 और 6 लेवल्स ऑफ द रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। आप सबको आई होप ये लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज लाइक द लेक्चर, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स and subscribe the channel. Have a good day. Thank you.